हेलो एवरीवन, दिस इज़ आशीष एंड इन दिस वीडियो मैं अपने आंसर राइटिंग स्ट्रेटजी को शेयर करना चाह रहा हूँ। बिफोर शेयरिंग द स्ट्रेटजी आई वुड लाइक टू मेंशन कि मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में 354 नंबर थे जीएस पेपर्स में मिला के, और इस अटेम्प्ट में 413 नंबर हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल्दो मेरे स्कोर्स उतने अच्छे नहीं हैं, पीपल हैव स्कोर्ड वेरी गुड मार्क्स इन जीएस, तो मैंने 60 नंबर का जो इम्प्रूवमेंट हुआ था तो आई हैड सम लर्निंग्स एंड आई होप कि उसमें से कुछ भी अगर आपके काम आ जाए देन आई वुड फील माई सेल्फ टू बी वेरी फॉर्चुनेट कि मैं किसी एक भी एस्पिरेंट के काम आ सका। तो आंसर राइटिंग का जो मुझे सेकंड अटेम्प्ट में रियलाइजेशन हुआ कि 3 एस्पेक्ट है आंसर राइटिंग का। पहला कि आपका पेपर कंप्लीट होना चाहिए। पेपर छोड़ के सिलेक्शन लेना बहुत ही मुश्किल है अनटिल एंड अनलेस यू आर एक्सेप्शनली गुड इन योर ऑप्शनल एज वेल एज ऐसे। तो पहला जो आपका फर्स्ट कंसर्न है कि पेपर फिनिश हो जाए। दूसरा कंसर्न है कि आप रेलिवेंट लिखें। अगर आपसे कुछ पूछा जा रहा है तो यू नीड टू स्टिक, यू नीड टू एड्रेस द डिमांड ऑफ दैट क्वेश्चन। ये सिर्फ और सिर्फ जीएस में नहीं, ऐसे में भी ये अप्लाई होता है। अनफॉर्चुनेटली मैंने काफ़ी मार्क्स देखे हैं ऐसे में, ऑल्दो मेरे पिछले बार 140 के अराउंड थे ऐसे में, इस बार 124 नंबर है ऐसे में। एंड मैंने भी इस बार ये गलती की और काफ़ी मैंने सीनियर्स का देखा है, काफ़ी फेलो एस्पिरेंट्स का देखा है हु हैव गॉटन इन द रेंज ऑफ 80, 90, इवन 70। तो उनसे बात करके मुझे ये पता चला और अपने ओन एक्सपीरियंस से ये मैं बता रहा हूँ। एंड खासकर जिस टाइप का ऐसे आता है आजकल, हाँ, कि पहले क्या होता था कि एक सेक्शन एब्स्ट्रैक्ट ऐसे का और एक सेक्शन जीएस बेस्ड ऐसे का आता था। अब वो जो कंपार्टमेंटलाइजेशन है वो ख़त्म हो गया है, दोनों सेक्शन में अब एब्स्ट्रैक्ट बेस्ड ऐसे आ रहा है। तो यू नीड टू बी वेरी गुड इन इंटरप्रेटेड थिंग कि पूछना क्या चाह रहा है, लिखना क्या चाह रहा है, व्हाट इज़ द डिमांड ऑफ दिस टॉपिक। ठीक है, तो अगर आप डिमांड से अलग हट के कुछ लिख देते हैं तो इट इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आपका नंबर कम आएगा। फॉर इंस्टेंस कि इस बार मैंने पैट्रियार्की वाला जो एक टॉपिक उठाया था तो डिमांड था कि इट वाज समवट लाइक कि जेंडर वाला कुछ था, एस्पेक्ट था, एंड उसमें एक जेंडर वाला टर्म था और उसमें एक हिडन रियलिटी या फिर अनफॉर्चुनेट रियलिटी इस टाइप से था कुछ। ठीक है, तो सबसे पहले जेंडर इज़ नॉट ओनली फीमेल्स, पैट्रियार्की मतलब कि फ़ीमेल्स काफ़ी ज़्यादा सफ़र करती हैं अनफॉर्चुनेटली, बट उनके अलावा पैट्रियार्की का एक एस्पेक्ट मेल्स के लिए भी है और अदर जेंडर्स सच ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को भी मेंशन करना था ऐसे में, वो मैंने नहीं किया। इसके वजह से मेरे दूसरा ऐसे उसमें कम नंबर आया। उसके अलावा जो हिडन रियलिटी है, फॉर एग्जांपल हिडन रियलिटी मैंने जनरल जीएस वाला लिख दिया था कि ग्लास सीलिंग होता है इकोनॉमी में, एंड देन वर्क प्लेस में ये इशू है, ठीक है, मैटरनिटी लीव, हायरिंग बायस, ये सब लिखता था जो जीएस के आंसर में, पेपर 1 के आंसर में काम चल जाएगा। बट हिडन रियलिटी क्या, तो जब मैं अब सोच रहा था पेपर देने के बाद तो आई मिस्ड ऑन द एस्पेक्ट हिडन रियलिटी ये कि अनफॉर्चुनेटली अभी भी काफ़ी घरों में ये होता है कि अगर एक बच्चा अपनी माँ से पैसे मांगने जाता है तो मम्मी बोलती है कि पिताजी से पैसे ले लो। दैट वाज द हिडन रियलिटी कि इट इज़ सम काइंड ऑफ पैट्रियार्की कि विमेन इन आवर सोसाइटी आर स्टिल नॉट इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट। अगर घर में आज के दौर में खासकर बहुत जगहों पे अगर एक बहन माताएं 8 बजे के बाद 7 बजे के बाद बाहर निकलती हैं तो पेरेंट्स आर वेरी कंसर्न्ड, इट इज़ अ हिडन रियलिटी। ठीक है, तो ये कुछ डायमेंशंस थे जिसके वजह से मुझे लगा कि मुझे इस डायमेंशन में अगर मैं जाता तो मेरे ऐसे में अच्छे नंबर आ जाते। तो वही बात है कि नॉट ओनली इन ऐसे बट ऑल्सो इन जीएस आपको एड्रेस करना पड़ेगा कि पूछा क्या जा रहा है। अगर आप इररिलेवेंट चीज़ें लिखेंगे, 20 अटैम्प्ट करेंगे और पेपर पूरा एकदम लास्ट लाइन तक भी भर के आ जाएंगे, बट यू आर नॉट एड्रेसिंग द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, अनफॉर्चुनेटली आपको 80-90 नंबर से ज़्यादा नहीं आएगा। एंड ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। अपार्ट फ्रॉम दैट चारों जो पेपर है स्पेशली जीएस 1, 2, 3, इस पेपर्स को आप 12 सब्जेक्ट की तरह लो। आप अपने कोर कंटेंट, हर एक पेपर का, हर एक टॉपिक का आपके पास अच्छा नोट्स होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली जैसा फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा कम नंबर इसलिए भी आया था क्योंकि मेरे पास बहुत सारे टॉपिक्स का नोट्स नहीं था। मेरे पास सोसाइटी का नोट्स नहीं था, मेरे पास सोशल इश्यूज़ का नहीं, इंटरनल सिक्योरिटी का नोट्स नहीं था, इंटरनेशनल रिलेशंस का नोट्स नहीं था। ठीक है,
इन्वायरमेंट का नोट्स नहीं था, तो बहुत सारे टॉपिक, वर्ल्ड हिस्ट्री का नोट्स नहीं था, पोस्ट इंडिपेंडेंस का नोट्स नहीं था। मैं जैसे जैसे इधर उधर से करके छोटा नोट्स बना के मतलब हाथ में मार के मैंने किया, बट ठीक है, मतलब उतना वो रिफ्लेक्ट नहीं हो पाएगा अगर आपके पास नोट्स नहीं है। तो ऑलरेडी यू शुड कवर ईच एंड एवरी पोर्शन ऑफ द सिलेबस लाइन बाय लाइन, स्पेशली इन GS 1, 2, 3, 4। हर पोर्शन का आपके पास हैंड रिटन या फिर ऑनलाइन नोट्स रहना चाहिए, क्योंकि आपका जो कोर कंटेंट आएगा आंसर राइटिंग के टाइम में भी आप उस नोट्स को मल्टीपल रिवाइज करेंगे तो कोर कंटेंट आपके नोट्स से ही आएगा। इस बार मैंने ये एक्सपीरियंस किया और काफ़ी लोगों का ये एक्सपीरियंस है कि आप जो नोट्स में लिखते हैं वो जाके वो होता है, ठीक है, वहाँ पे रिप्रोड्यूस होता है रियल एग्जामिनेशन में। तो आपको हर पोर्शन का, इवन पोस्ट इंडिपेंडेंस और वर्ल्ड हिस्ट्री, जिससे आजकल काफ़ी कम क्वेश्चन आ रहे हैं, उसका भी नोट्स होना चाहिए, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट, पेपर 1 में कुछ लो हैंगिंग टॉपिक्स हैं, जैसे कि सोसाइटी, उससे 50-60 नंबर का क्वेश्चन आता है। ज्योग्राफी, जिससे कि भी 40-50 नंबर के अराउंड का क्वेश्चन आता है। तो इन्हीं दोनों टॉपिक को मिला के 120-130 का तो क्वेश्चन इन्हीं से आता है। बट अनफॉर्चुनेटली वी सी की पेपर 1 इज़ मोर और लेस की हिस्ट्री ही है। नहीं, इन जो लो हैंगिंग फ्रूट्स है ना, इसको कैपिटलाइज करने का कोशिश कीजिए कि अच्छे से सोसाइटी को प्रिपेयर कीजिए, ज्योग्राफी को अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, ताकि मतलब यू विल हिट द बुल्स आई एज सून एज पॉसिबल। तो उनके जो आंसर्स होंगे, सोसाइटी के जो आंसर्स होंगे, ज्योग्राफी के जो आंसर्स होंगे, काफ़ी अच्छा लिखोगे आप, और उसमें आपका समय भी बचेगा। अगर आपका ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है तो आपको वहाँ पे ज़्यादा सोचना ही नहीं पड़ेगा, यू विल डायरेक्टली एड्रेस द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। तो उससे आप एक हल्का सा एज ले सकते हैं। एंड मेरा ये मानना है कि दिस एग्जामिनेशन इज़ अबाउट मार्जिनल इंप्रूवमेंट्स, मार्जिनल लीड, छोटा छोटा बेबी स्टेप्स में आप लीड लेते चले गए, देन आप बहुत आगे हो जाएंगे रेस में, ठीक है। पेपर 2 में लो हैंगिंग फ्रूट जो मुझे लगा वो है IR और गवर्नेंस। उसका अच्छे से अगर आप प्रिपेयर कर लेंगे, देन यू विल एड्रेस एंड यू विल बी इन अ पोजीशन टू फैच गुड मार्क्स। पेपर 3 में मुझे लो हैंगिंग फ्रूट लगा इंटरनल सिक्योरिटी, एनवायरनमेंट और डिजास्टर मैनेजमेंट। तीनों से मिला के मुझे लगता है कि 80-90 नंबर यानी इवन 100 के अराउंड का क्वेश्चन आता है। बाकी 150 इन इकोनॉमी और एग्रीकल्चर से आता है। अनफॉर्चुनेटली हम मोस्ट ऑफ द टाइम डिवोट करते हैं इकोनॉमी और एग्रीकल्चर पढ़ने में, तो यू नीड टू बी वेरी प्रोफेशनल। ये सिर्फ इकोनॉमी एग्रीकल्चर का एग्ज़ाम नहीं है पेपर 3, उसमें इन्वायरमेंट भी आता है, इंटरनल सिक्योरिटी भी आता है, डिजास्टर मैनेजमेंट आता है। तो इसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, इसके ऑलरेडी नोट्स बने रहने चाहिए, ठीक है। तो ट्राई टू एड्रेस एंड ईट दो लो हैंगिंग फ्रूट्स, कैपिटलाइज ऑन दैट, उसके बहुत अच्छे आंसर लिखने का आप कोशिश कीजिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, तीसरा जो एस्पेक्ट है कि रेलिवेंट वाला, तीसरा है कि एम्बेलिशमेंट, एक अच्छा स्ट्रक्चर एंड हर पोर्शन में कुछ चीज़ें जो हैं, देयर आर सर्टेन एलिमेंट्स विच यू नीड टू मेंशन इन योर पेपर टॉपिक वाइज। तो फॉर इंस्टेंस की हिस्ट्री का जैसे मैं बताता हूँ कि 20 से 25 रिकरेंट थीम्स हैं, पुराने पेपर देखिए, उसमें 25-30 के अराउंड रिकरेंट थीम होंगे। वुमेन इशू हो गया, फॉरेनर्स का कंट्रीब्यूशन हो गया, गांधी जी का कंट्रीब्यूशन हो गया, या फिर सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स हो गया। तो उन थीम्स को आप रिकॉग्नाइज़ करके उनका एक अच्छा इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन तैयार कर लीजिए पहले से ही, ठीक है। हिस्ट्री के लिए इंट्रो कंक्लूजन ऑलरेडी तैयार रहना चाहिए आपका। अपार्ट फ्रॉम दैट, हिस्ट्री में थोड़ा सा कंटेक्स्ट या बैकग्राउंड देंगे इंट्रोडक्शन में, तो थोड़ा सा बेनिफिशियल रहता है। फॉर इंस्टेंस कि गांधी जी से अगर क्वेश्चन आया कि गांधी जी के आने से क्या क्या चेंजेज हुआ, तो अगर आप ये भी कंटेक्स्ट देंगे कि गांधी जी से पहले कुछ इश्यूज थे, हमारा मास मूवमेंट जो है था, ऑल्दो होम रूलिंग मूवमेंट था एंड ऑल, लेकिन उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, ठीक है। तो एक कंटेक्स्ट देंगे, फिर गांधी जी आए तो उन्होंने क्या चेंजेस लाए, तो एक कंटेक्स्ट देंगे, ठीक है। एक पॉजिटिव नोट पे शुरू करेंगे एंड सब्सटेंशिएट करेंगे अपने आंसर्स को। फॉर इंस्टेंस कि पर्सनल लिटरेचर वाला जो क्वेश्चन आया था मेरे पेपर 1 में वैसे 105 नंबर है, तो उसमें मुझे लगता है कि हिस्ट्री में मैंने काफ़ी सब्सटेंशिएशन किया था एंड इट माइट हैव हेल्प मी। तो अगर आप अपने आंसर्स को सब्सटेंशिएट करेंगे बार बार, फॉर इंस्टेंस कि पर्सनल लिटरेचर में मैंने जितना भी लिटरेचर पढ़ा हुआ था सबका मैंने एग्जाम्पल देखा कि रिहला से लेके और फिर जितने भी बुक्स थे सबसे एग्जाम्पल उठाया, सब बुक का नाम कोट किया। ज्योग्राफी में अब अलग से इम्पॉर्टेंट मैप्स जो हैं उनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि यू नीड टू मेंशन, नहीं भी पूछा है तो ज्योग्राफी के क्वेश्चंस में आई मेड इट अ पॉइंट कि मैं मैप तो बनाऊंगा। ज्योग्राफी का क्वेश्चन, ज्योग्राफी का आंसर मैप के बिना तो अधूरा है। तो मैप्स अलग से तैयार कर लीजिए, अलग अलग टीम का थीम के हिसाब से। इंपॉर्टेंट लोकेशंस ऑफ द इंडस्ट्री हो गया, या फिर
फिजिकल फेनोमेना का डायग्राम मैप आप अलग से अच्छे से तैयार कर लीजिए। और रिंग ऑफ फायर वाला जो क्वेश्चन था तो उसका मैंने अच्छे से तैयार किया हुआ था, तो आई जस्ट कॉपी पेस्टेड फ्रॉम द नोट्स, इस टाइप से कुछ हुआ था, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट वर्ल्ड हिस्ट्री पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया जो है, ऑल्दो क्वेश्चंस कम आ रहे हैं, लेकिन यू नीड टू प्रिपेयर योर क्वेश्चंस, यू नीड टू प्रिपेयर दो टॉपिक्स। हाँ, क्वेश्चन कम आ रहे हैं तो आप उस पर रिवीजन पे कम टाइम डिवोट कीजिएगा, 1 या 2 रिवीजन कीजिएगा, लेकिन आपको वो भी टॉपिक छोड़ के नहीं जाना है, लाइटली नहीं लेना है यूपीएससी में किसी भी चीज़ को, किसी भी पेपर को। अपार्ट फ्रॉम दैट सोसाइटी का किसी अच्छे सोर्स से टॉपिक वाइज नोट्स बनाइएगा, उसमें बेस्ट प्रैक्टिसेस, केस स्टडी, करंट में क्या चल रहा है वो सब से ऐड करके वैल्यू एडिशन करके नोट्स लिखेगा, तो मोर और लेस सिलेबस से ही क्वेश्चन आ रहा है सोसाइटी में, जो मैंने फील किया, ठीक है। नाउ पेपर 2 में पॉलिटी का जो आंसर है, तो पॉलिटी के लिए मैंने 4 साल का मेंस 365 पढ़ा था और उससे मैंने नोट्स बनाए थे। 4 साल के मेंस 365 पढ़ के, अपार्ट फ्रॉम द स्टैंडर्ड सोर्सेज सच एज लक्ष्मीकांत और कुछ फ्रेंड्स के नोट्स जो कि बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए थे, मैंने 4 साल का मेंस 365 पढ़ा था। मुझे ये फील हुआ कि पार्लियामेंट, जैसे मैं 2020 का पढ़ रहा हूँ, पार्लियामेंट का रिलेटेड के रिस्पेक्ट में क्या इशूज़ चल रहे हैं, क्या चल रहा है पार्लियामेंट में, ठीक है। 2019 का पढ़ूंगा, 18 का पढ़ूंगा, 17 तक जाऊंगा, तो इट इज़ अ पॉसिबिलिटी कि जो भी कुछ आएगा पार्लियामेंट से, इशू आएगा, प्रॉब्लम्स आएगा, सॉल्यूशन आएगा, तो वो 4 साल में तो यार मोर और लेस सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। उस साल का तो करंट कवर हो ही रहा है, उस साल के मेंस 365 से 4 साल में तो कवर हो ही जाएंगी। उसी तरह से इलेक्शन का जितना भी इशू है 4 साल में तो क्या ही बचेगा, ठीक है। तो ऐसे किया था। अपार्ट फ्रॉम दैट आई मेड सेपरेट डेटा सेट फॉर ईच टॉपिक ऑफ द सिलेबस। पॉलिटी का अलग डेटा सेट, उसमें भी पार्लियामेंट का अलग डेटा, इलेक्शंस का अलग डेटा, ठीक है। तो डेटा का अलग से मैंने A4 शीट में 4-5 पेज में करके अच्छे से लिख लिया था। वही जो 4-5 साल में जो भी मुझे डेटा दिखे 4-5 साल मेंस 365 से टॉपिक वाइज मैंने लिख लिया था। अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने कमेटी का अलग बनाया था, क्योंकि वो वे फॉरवर्ड ने कमिटीज़ के रिकमेंडेशन को कोट करना चाहिए, वो करना मतलब कि बेनिफिशियल होता है। तो कमिटीज़ का अलग से मेरे पास A4 शीट्स में लिखा हुआ था। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का अलग से मेरे पास लिखा हुआ था, और इम्पॉर्टेंट लॉ कमीशन के रिकमेंडेशन का अलग से लिखा हुआ था। फॉर इंस्टेंस जैसे मैंने बोला कि 4 साल का पढ़ना चाहिए, फॉर इंस्टेंस कि पिछले साल करप्ट प्रैक्टिसेस वाला जो क्वेश्चन था, तो वो शायद 2018 के मेंस 365 में मुझे दिखा था। सेक्शन 1, 2, 3 ब्रैकेट 3 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, इतना ऐसे करके कुछ लिखा हुआ था, तो मैंने डायरेक्ट वहीं से शुरुआत किया। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म वाला क्वेश्चन जो पूछा था 2019 के अटैम्प्ट में मुझसे, तो उस टाइम तो मुझे उतना क्लिक नहीं किया, फिर मैंने ठीक ठाक लिख दिया था। लेकिन जब मैं पढ़ रहा था इस अटैम्प्ट में 4 साल का मेंस 365, तो मुझे लगा, मैंने देखा कि यार ये तो 2018 के जब कॉन्स्टिट्यूशन वाला जो सब हेडिंग है मेंस 365 में, तो उसमें एक पहला पैराग्राफ ही कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के बारे में है, जिससे आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, एंड यू कुड हैव एड्रेस्ड दैट क्वेश्चन मोर ब्यूटीफुली। तब मुझे क्लिक किया कि नहीं, कम वाट में मैं तो 4 साल का करके जाऊँगा। पेपर 2 में मेरा 230 का अटैम्प्ट है, जिसमें से मेरे 108 नंबर थे। एंड देन गवर्नेंस का मैंने विज़न का जो नोट्स था, विज़न का जो मटेरियल आता है, उससे मैंने नोट्स बना लिया था, अच्छे से अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर ली थी। उसके अलावा मैंने नीति आयोग के वेबसाइट से अलग अलग बेस्ट प्रैक्टिसेस गवर्नेंस मॉडल्स में वो अलग से उठा लिया था। द बेटर इंडिया करके वेबसाइट है, वहाँ से मैंने बेस्ट प्रैक्टिसेस और केस स्टडी उठा लिया था। अपार्ट फ्रॉम दैट सोशल इश्यूज़ में मैंने 2 साल का नोट्स पढ़ा था, मेंस 365 का सोशल इश्यूज़ का 2 साल का नोट्स। तो मुझे ये लगा कि अगर मैं 2 से 3 साल का फिर से अगर देख लेता हूँ, तो सोशल इश्यूज़ में कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो मेरे से छूटेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट फिर अलग से सोशल इश्यूज़ के जितने भी पोर्शन थे उसका मैंने डेटा शीट बना लिया था, एक डेटा वाला, एक बेस्ट प्रैक्टिसेस वाला भी सीट बना लिया था। फॉर इंस्टेंस अगर वीमन इशू है, मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट ज़्यादा है, यहाँ पे फीमेल इन्फेंटिसाइड ज़्यादा है, कहीं पे जो सेक्स रेशियो वो कम है, तो वहाँ पे एक बहुत अच्छा बेस्ट प्रैक्टिस है गोलापारा मॉडल ऑफ आसाम, जो कि नीति आयोग के एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के बेस्ट प्रैक्टिस से मुझे मिला था। तो उसमें ये है कि जब एक बेटी पैदा होती है तो 5 पौधे दिए जाते हैं शायद, एंड दे सेलिब्रेट द बर्थ ऑफ ए गर्ल चाइल्ड, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग एंड विच इज़ अ वेरी गुड केस स्टडी। तो मैं उसे अपने आंसर्स में कोट करता था। फिर स्लम वाला अगर इशू है तो उड़ीसा का जो जगह मॉडल है, इट इज़ नाउ
गेटिंग ग्लोबल रिकॉग्निशन। उसके अलावा ब्राज़ील में स्लम रिहेबिलिटेशन का एक केस स्टडी था। तो मैंने केस स्टडी का अलग से सीट बनाया था, इन्वायरमेंट के लिए भी, इंटरनल सिक्योरिटी के लिए भी, सोशल इशूज़ के लिए भी, गवर्नेंस के लिए भी, और थोड़ा बहुत IR में, जहाँ पे मतलब कि अच्छा प्रेजेंटेशन रहता है। अगर केस स्टडी का अलग से सीट है, IR के लिए मैंने 2 साल का मेंस 365 पढ़ा था। उसके अलावा मैंने ये देखा कि इंट्रो कंक्लूजन में, एंड इट अप्लाइज टू ऑल द पेपर्स, इंट्रो कंक्लूजन में अब नया ट्रेंड चला है कि 4 तो था कि आप फैक्ट से शुरू कर सकते हो, आप डेटा से शुरू कर सकते हो, आप डेफिनेशन से शुरू कर सकते हो, आप करंट से शुरू कर सकते हो। फॉर इंस्टेंस साइबर सिक्योरिटी का अगर मुझे इंट्रो देना होगा, एक फैक्ट है कि हर साल इंडिया में 10 बिलियन के अराउंड का लॉस होता है, जो कि 2000 कुछ तक $50 बिलियन के अराउंड हो जाएगा। हर 10 मिनट पे एक साइबर सिक्योरिटी का वो होता है, या फिर साइबर सिक्योरिटी या फिर साइबर क्राइम को मैं डिफाइन कर सकता हूँ कि साइबर क्राइम इज़ द क्राइम अगेंस्ट साइबर फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, इस टाइप से। तो डेफिनेशन हो गया, पहला वाला डेटा हो गया। तीसरा वाला होगा कि रिसेंट एग्जाम्पल्स आप शुरू कर सकते हैं कि रिसेंट एग्जाम्पल्स ऑफ पेटिया, वानाक्राई सजेस्ट that cyber security is going to be becoming a very great cause of concern, इस टाइप से, या फिर उसके लिए वरी होना चाहिए। तो आप ये है कि डेटा, फैक्ट्स, डेफिनेशन, रिसेंट एग्जांपल्स, और एक नया ट्रेंड है जो कि मुझे पर्सनली अच्छा लगा था कि आप कोर्स से भी इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन डाल सकते हैं। फॉर इंस्टेंस इंडो रशिया रिलेशनशिप में एक अच्छा कोट था, किसी पेपर में मैंने पढ़ा था, सो आई यूज दिस कोट कि इंडिया एंड रशिया हैव डीप कल्चर रिलेशनशिप्स एंड इट इज़ डीप रूट्स। The relationship has a deep root which goes back to 1970 या फिर pre-independence times. Although there might be some issues, but it is time to nurture those roots and strengthen our bond through mutual dialogue and discussion, as इस टाइप से था। मतलब although it was a very good quote, मैं अच्छे से उसके रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहा हूँ यहाँ पे। तो आप कोर्स से शुरू कर सकते हैं, उसमें साइड में आप लिख दीजिएगा कि जिनका भी था, सी राजगोपालाचारी है, या फिर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का कोट हो गया, उसके अलावा एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जयशंकर सर का कोट हो गया। तो आप कोट से शुरू कर सकते हैं, कंक्लूड भी कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस सोशल इशूज़ का अगर विमेन इशू का है तो लाइक आई ऑलवेज से कि अगर विमेन इशू है तो विवेकानंद जी का कोट हो गया, या फिर जवाहरलाल नेहरू जी का कोट हो गया, कि ऐसे करके ताकि इफ़ यू वांट, मतलब कि इफ़ विमेन इज़ अवेकेंड, फैमिली इज़ अवेकेंड, सोसाइटी इज़ अवेकेंड, एंड देन वो नेशन इज़ ऑन द मूव, इस टाइप से कोट है जवाहरलाल नेहरू सर का। तो आप उससे कोट से इंट्रोडक्शन एज वेल एज इन कंक्लूजन यू कैन यूज़। फॉर इंस्टेंस कि इस बार प्राइम मिनिस्टर जी का कोट था ई गवर्नेंस पे, मैंने गूगल इमेज पे सर्च किया था, तो प्राइम मिनिस्टर सर का कोट था ई गवर्नेंस पे कि ई गवर्नेंस इज़ द इफेक्टिव गवर्नेंस, एफिशिएंट गवर्नेंस एंड इट पेव्स द वे फॉर गुड गवर्नेंस। तो इस बार जो ई गवर्नेंस वाला क्वेश्चन आया था तो मैंने ऐसे करके कोट लिखा, और उसके बाद फिर लिख दिया ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सर। तो ऐसे करके मतलब कि डबल एक्सप्लेनेशन में कोट, एंड देन जिनका भी कोट है तो उनका नाम मैंने मेंशन किया। एंड दिस स्ट्रेटजी इज़ ऑफन अडॉप्टेड बाय द ऑप्शनल स्टूडेंट, PSIR वाले यूज़ करते हैं यहाँ पे, सोशियोलॉजी वाले। तो आई ट्राई टू इम्बाइब दिस स्ट्रेटजी। और सबका फिर वही कि अलग से डेटा, अलग से जो कमेटी का रिपोर्ट है वो सब तो मेरा था ही। पेपर 3 में इकोनॉमिक्स में आजकल स्टैटिक भी पूछ रहा है, तो इकोनॉमिक्स इज़ नॉट ओनली अबाउट करंट अफेयर्स। करंट से क्वेश्चन पूछता है नो डाउट। फॉर इंस्टेंस कि लास्ट ईयर GST वाला जो क्वेश्चन था वो करंट से था, बट अपार्ट फ्रॉम दैट स्टैटिक को अच्छे से ब्रशअप कर लीजिएगा। अगर अच्छा आंसर राइटिंग लिखना है, जो इन्वेस्टमेंट मॉडल्स हो गया, या फिर जो सिलेबस के हिसाब से जो भी स्टैटिक का जो पोर्शन है उसको अच्छे से स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छा होना चाहिए इकोनॉमी में एज वेल एज इन एग्रीकल्चर। अपार्ट फ्रॉम दैट दिस टाइम आई मेंशन्ड कि मैंने अलग से इकोनॉमिक्स के हर एक पोर्शन का अलग से डेटा बना लिया था, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन अलग से मैंने तैयार कर लिया था हर एक पोर्शन का। फॉर इंस्टेंस कि मैं एग्जांपल लेता हूँ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का, तो उसका जो डेटा है कि 6% टू द एग्री GDP इस टाइप से, और CAGR जो है कि 10% ऑन एन एवरेज ईयर ऑन ईयर बेसिस है। अपार्ट फ्रॉम दैट कोर्स मतलब कि डेटा इंट्रोडक्शन मैंने अलग से तैयार कर लिया था एनिमल हस्बेंड्री का, जैसे कि आप एग्रीकल्चर का ही है, जैसे कि अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक 1 रुपये जो 1 रुपी इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर इज़ ट्वाइस एज इफेक्टिव इन रिड्यूसिंग पॉवर्टी एज़ कम्पेयर टू अदर सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, इस टाइप से है। ठीक है, तो इसलिए एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट लाना ज़रूरी है, एंड देन उधर वहाँ से फिर आप या तो बीच में सब्सटेंशिएट कर सकते हैं, या फिर आप इंट्रोडक्शन में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है,
तो अलग से डेटा सेट बना लेता हर एक टॉपिक का, एग्रीकल्चर का, इकोनॉमिक्स से हर एक पोर्शन का, प्लस इंट्रो और कंक्लूजन उसी डेटा सेट में लिख लिया था। और डेटा सेट के बनाते टाइम अगर आपसे कुछ माइंड मैप बन जाए, कुछ डायग्राम बन जाए, कुछ फ्लो चार्ट बन जाए, तो वो भी उसमें डेटा वाले सीट में डाल दीजिएगा। सेम आई डिड फॉर एनवायरनमेंट, सेम आई डिड फॉर इंटरनल सिक्योरिटी। इंटरनल सिक्योरिटी के लिए अलग से डेटा सेट बनाया हुआ था, अलग से कमेटी का रिपोर्ट बना हुआ था। एनवायरनमेंट के लिए अलग से डेटा सेट, कमेटी का रिपोर्ट। सोर्स क्या है, मेंस 365 के 2-3 साल से मैंने डेटा निकाल लिया था। फिर विजन इंस्टीट्यूट काफ़ी अच्छा एक फैक्ट सीट बनाता है, जो कि लास्ट ईयर भी मुझे मेल पे आ गया था, सिंस आई हैड सब्सक्राइब टू अनुभव प्रीलिम्स, तो हम लोगों को आ जाता है अनुभव वालों को। तो उनका एक अच्छा फैक्ट सीट का वाला डेटा, कमेटी के रिपोर्ट वाला डेटा वो बहुत अच्छा आ गया था। ओनली AIS का भी आता है, तो अब डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का आता है, तो अपना कंफर्ट के हिसाब से आपको जो अच्छा लगे आप वहाँ से बना लीजिएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट जो इंटरनल सिक्योरिटी है वो काफ़ी स्टैटिक पोर्शन है, लाइक आई सेड कि दो हैंगिंग फ्रूट है, उसे अच्छे से एड्रेस करना है। यू नीड टू कैपिटलाइज ऑन दैट, ठीक है। तो इंटरनल सिक्योरिटी में मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है कि उसका स्टैटिक बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि मोर और लेस सारे क्वेश्चन, जैसे इस बार बॉर्डर मैनेजमेंट का 2-2 क्वेश्चन आ गया था, तो वो स्टैटिक ही है, अच्छे से कीजिएगा। एंड देन अगेन इंटरनल सिक्योरिटी में जहाँ पे आपको लगे डायग्राम बन सकता है, फॉर इंस्टेंस कि बॉर्डर मैनेजमेंट का क्वेश्चन विदाउट द डायग्राम ऑफ डिफरेंट बॉर्डर्स और कहाँ पे कौन सी पुलिस फोर्स है, इट इज़ इनकम्प्लीट, ठीक है। उसी तरह से इन्वायरमेंट के क्वेश्चन में बेस्ट प्रैक्टिसेस डालिए, नहीं तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा इनकम्प्लीट रहेगा। फॉर इंस्टेंस की लैंड डिजर्टिफिकेशन में जब मैं वे फॉरवर्ड में सोल्यूशन सजेस्ट करूँगा और उसके बाद कंक्लूजन होगा, तो वे फॉरवर्ड में मैं लैंड डिजर्टिफिकेशन में कुबेकी का मॉडल कोट करूँगा, विच वाज बेस्ट प्रैक्टिसेस, या फिर सहारा डिजर्ट में जो ग्रीन वॉल बना रहा है, या फिर इंडिया में जो प्रपोज ग्रीन वॉल है पानीपत टू पोरबंदर टू पानीपत वाला जो ग्रीन वॉल है, अगर मैं वो कोट करूँगा तो इट विल ऐड वेटेज टू माई आंसर्स एज वेल, ठीक है। तो ये मैंने GS 1, 2, 3 का किया था। अपार्ट फ्रॉम दैट ट्राई टू आइडेंटिफाई कि अगर एक क्वेश्चन को 3-4 सब पार्ट में अगर आप डिवाइड कर सकते हैं और रेलिवेंस के हिसाब से, रिलेटिव इंपॉर्टेंस के हिसाब से हर एक सब पार्ट को एड्रेस कर सकते हैं, तो यू विल गिव द एग्जामिनर वेरी लिटिल चांस कि वो आपका नंबर काटे। एक सजेशन। दूसरा सजेशन, आसिमा मित्तल मैम का विजन IAS के जो यूट्यूब चैनल है उस पर एक बहुत अच्छा आंसर राइटिंग का सेशन है। आई वुड रिक्वेस्ट ऑल द सिंसियर एस्पिरेंट्स कि एक बार आसिमा मित्तल मैम के आंसर राइटिंग सेशन को रेफ़र कीजिएगा। मैंने भी लास्ट ईयर किया था एंड आई एम इमेंसली ग्रेटफुल टू द विजन IAS टीम एज वेल एज आसिमा मित्तल मैम की उस वीडियो से मुझे काफ़ी हेल्प मिला था। एंड मतलब कि मेरे 20-30 नंबर तो उस वीडियो देखने के बाद बढ़ गए, बिकॉज सी हैड गिवन इन डिटेल कि अलग अलग सेक्शन के क्या स्ट्रेटेजी है, जो कि मैं भी आई एम ट्राइंग टू रिप्रोड्यूस इट अलॉन्ग विद सर्टेन एडिशंस विच आई मेड। तो आसिमा मित्तल मैम का वीडियो देख लीजिएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट थोड़ा सा माइंड गेम हो सकता है, जो मैं ये करता था जो सेकेंड अटेम्प्ट में, विच आई लर्न फ्रॉम वन ऑफ माई सीनियर्स हु इज़ ऑल्सो अ सेलेक्टेड कैंडिडेट लास्ट ईयर। तो उनका ये कहना था कि मिश्रा, पेपर जो है चेकिंग क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू होता है, एंड अनफॉर्चुनेटली बहुत लोग 11 नंबर से, मतलब 15 नंबर वाले क्वेश्चन पहले करेंगे एंड देन फिर 10 नंबर वाले क्वेश्चन पे आते हैं। तो इन दिस बहुत बार क्वालिटी नहीं आ पाता है शुरू के क्वेश्चंस में, बहुत बार आ भी जाता है, डिपेंड ऑन द प्रैक्टिस, डिपेंड ऑन द पर्सन, डिपेंड ऑन द हिज एप्टीट्यूड, हिज नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग। लेकिन मुझे ये लगा कि हाँ, मेरा क्वालिटी घट जाता था 1 से 10 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने में। तो मैंने इस बार क्या किया कि हर पेपर में शुरू के जो 5 क्वेश्चन होते थे 10 नंबर वाले, उसे मैं अच्छे से लिखता था, बहुत अच्छे क्वालिटी के साथ, सो दैट एक टोन सेट हो जाए, एक अच्छा इंप्रेशन चले जाए एग्जामिनर के माइंड में कि दिस गाय नोज द थिंग्स, दिस गाय नोज द सब्जेक्ट। तो शुरू के तो पेपर मिलता था तो मैं सबसे पहले शुरू के 5 क्वेश्चन करता था, बहुत अच्छे से करता था, बहुत अच्छे से लिखता था, हाँ विद इन द टाइम लिमिट, डेफिनेटली कि टाइम लिमिट को मैनेज करते हुए। फिर 15 नंबर वाले जितने भी क्वेश्चन होता था वो करता था। उसके बाद जो 20 के 4-5 क्वेश्चन बचे, 6, 7, 8, 9, 10 या फिर 7, 8, 9, 10, उसको एकदम लास्ट के 15-20 मिनट में करता था। उससे ये होता था कि शुरू में अच्छा क्वालिटी है, 11 नंबर से जो 11 से 20 में उसमें अच्छा क्वालिटी है, तो हल्का सा जो क्वालिटी डाइल्यूट भी होगा और एक टोन आ जाता है लास्ट में, तो उतना भी डाइल्यूट नहीं होता है, तो हल्का सा क्वालिटी डाइल्यूट भी होगा, तो फिर भी वो ओवरऑल बैलेंस अप हो जाता है, क्योंकि यू हैव ऑलरेडी सेट अ गुड इंप्रेशन इन द माइंड ऑफ एग्जामिनर। तो मैं ये भी करता था, इट माइट हेल्प अ बिट, बट फिर वही है कि सबकी अपनी अपनी पर्सनल अप्रोच होती है, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। पेपर 4 एथिक्स, अनफॉर्चुनेटली मेरे पेपर 4 में काफ़ी कम नंबर हैं, तो आई डो नॉट कंसिडर माई सेल्फ टू बी द राइट गाय जो एथिक्स का डिटेल बता सके आपको। थैंक्स अ लॉट।